हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्योर ब्लड डेमन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना ये एफएफ आप सबको कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांग जी का हैप्पी मैरिड लाइफ देखा था, जो बहुत ही हैप्पीली चल रहा था। लेकिन अब उनके बीच दूरियां आने ही वाले थे, क्योंकि देखते ही देखते वक्त बीतता जा रहा था। ये 15 दिन जो बचे थे वो भी कब निकल गए वो पता ही नहीं चला। सारे राजकुमार अपने अपने क्लैंस से सेना लेकर जो ट्रेनिंग के लिए आए थे वो सभी आज लौट गए अपने अपने क्लैन। ठीक एक हफ्ते बाद सभी राजकुमार अपने अपने सेनाओं के साथ दोबारा मिलेंगे, लेकिन लैन क्लैन में नहीं, यीलिंग में मिलेंगे। दफन टेली में हालत सही नहीं है। नी मिंजू वहाँ पर है और पल पल का खबर हर एक क्लैन के पास पहुंच रहा था कि वहां पर क्या क्या हो रहा था। बैरियर में जो बैरियर दफन टेली के ऊपर लगाया गया था, उस बैरियर में दरारें बढ़ता जा रहा था और कोई बहुत ही शक्तिशाली पावर, बहुत ही फोर्स के साथ उस बैरियर को अंदर से तोड़ने की कोशिश किए जा रहा था। वो और कोई नहीं, ये लोहा था। और नी मिंजू हर एक पल का खबर जैसे जैसे दे रहा था ना, और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ रहा था। सारे राजकुमार, सारे जो डिसिपल्स हैं अलग अलग क्लैंस के, उनके जाने के बाद अब लैन क्लैन अपनी तैयारी में लग गए थे, क्योंकि यहाँ से राजकुमार वांगजी मतलब हंगवन जुन यहाँ से लैन क्लैन का जो डिसिपल्स है, जो सेना है, वो लेकर जाएंगे। जवजुन जो कि जाना चाहते हैं, लेकिन वो अगला क्लैन लीडर बनने वाले हैं, इसीलिए वो नहीं जा सकते। अभी वांगजी ही लैन क्लैन की तरफ से जाने वाला है। विंग जैसे ही ये खबर सुनता है ना, वो उदास हो गया था, डर गया था, क्योंकि ये खबर किसी से छुपा नहीं कि ये लोहा कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसमें कितना ज़्यादा नेगेटिव पावर है, नेगेटिव ऑरा है। उसके साथ लड़ना मतलब मौत से लड़ना है। तो वो डर रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो वांगजी को रोक भी तो नहीं सकता। ये वांगजी का फ़र्ज़ है कि वो अपने लोगों को बचाए। उसका हस्बैंड लैन क्लैन का राजकुमार ही नहीं, लैन क्लैन का सेनापति भी है। उसे अपने लोगों को बचाना है, यह उसका फ़र्ज़ है। इन एक हफ्ते का एक एक दिन विंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मिनटों की तरह गुजर रहा है। और इन एक हफ्तों में वांगजी भी बहुत ज़्यादा बिजी था, क्योंकि वो अपने सेना को तैयार कर रहा था। इतने बिजी होने के बाद भी वांगजी विंग को प्रॉपरली टाइम देने की कोशिश कर रहा था, और ये विंग महसूस भी कर रहा था। यहाँ से जाते वक्त विंग ने अपने ब्रदर से भी मिला था। उसे पता है कि एक बार अगर जियांग चंग यहाँ से चला गया तो पता नहीं कब विंग जियांग चंग से मिल पाएगा। जियांग चंग उसका ब्रदर है, उसका बचपन का साथी है। विंग बहुत ही दुखी महसूस कर रहा था। उसका हस्बैंड, उसका ब्रदर सभी वॉर में जा रहे हैं, वो भी किसी इंसान के खिलाफ युद्ध लड़ने नहीं, एक दानव के साथ, एक शैतानी शक्ति के साथ लड़ने जा रहे हैं, जिसके साथ विंग ने सुना है महागुरु बाओशन सरेन, महागुरु लैन ई और बाकी बड़े बड़े इनमॉर्टल्स भी जीत नहीं पाए। और उसका हस्बैंड, उसका ब्रदर, ये तो नॉर्मल कल्टिवेटर्स है, ये इनमॉर्टल्स भी नहीं है। विंग को शक नहीं है अपने हस्बैंड के स्किल्स पर या फिर अपने ब्रदर के स्किल्स पर। उसे पता है जियांग चैंग कितना अच्छा लड़ाई में है, उसका हस्बैंड भी कितने अच्छी तरीके से लड़ता है, उसका जो हस्बैंड है वो कितना शक्तिशाली अल्फा है, ये विंग को पता है। लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था। अभी नाइट का समय था। विंग वांगजी के चेस्ट पर लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर में मार्क्स भरे हुए थे। आज वांगजी कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव था, शायद इसीलिए क्योंकि वांगजी कल जाने वाला है। ये एक हफ्ता कैसे निकल गया विंग को पता ही नहीं चला। वो पूरा कोशिश कर रहा था कि एक एक पल वांगजी के साथ बिताए। हर वो पल जो वो वांगजी के साथ बिताने वाला है, उस पल को वो अपने यादों में बसा कर रखे, क्योंकि पता नहीं कब अब वो वांगजी से मिल पाएगा। युद्ध के समय महीनों अल्फास बाहर रहते हैं, बैटल ग्राउंड में रहते हैं, और वो अपने ओमेगा से मिल नहीं पाते हैं। इसीलिए विंग यही सब कुछ अपने दिमाग में सोच रहा था, और उसे रोना भी आ रहा था। वांगजी भी अभी तक नहीं सोया था, वो विंग के हेड को सहला रहा था। उसने कहा, विंग उदास मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा।
विंग ने कुछ भी नहीं कहा और भी टाइटली वांग जी को पकड़ लिया। कुछ देर शांत रहने के बाद विंग ने कहा, लंजा, मैंने सुना ये लोहा कितना ताकतवर है। मुझे डर लग रहा है लंजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर वांग जी ने विंग के हेड पर किस किया और बोला, हम डर कर नहीं रह सकते। अगर हम डर कर रहेंगे तो हम अपने अपनों को खो देंगे और हमें ये अफसोस रह जाएगा कि हमने अपने अपनों के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर इस लड़ाई में हमारा हार भी हो जाता है विंग, तो भी इतना तो संतुष्टि हमारे अंदर रहेगा ना कि हमने कोशिश किया था अपने परिवार को बचाने का। हमने कोशिश तो किया अपने लोगों को, अपने प्रजा को बचाने का। इसी में ही हमें संतुष्टि मिलेगा। और अगर हम ऐसे ही डर कर चुप रहे, कुछ ना किया, तो सब मर जाएंगे। तब अफसोस के साथ मरेंगे, ना कि संतुष्टि के साथ। विंग समझ रहा था ये उसके हस्बैंड का बोल नहीं था, ये तो एक योद्धा का बोल था जो वांग जी बोल रहा था। विंग ने वांग जी की बातों को सुना और वो समझा भी। वो एग्री करता है वांग जी के बातों से। विंग अपने सर को उठाता है और वांग जी के फेस की तरफ टर्न करता है। अपने दोनों हाथों से वांग जी का फेस पकड़ के सहलाते हुए कहता है, लंजा, मुझे वादा करो, तुम कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, तुम जिंदा रहोगे और मेरे पास आओगे। ये सुनकर वांग जी ने विंग का नेक पकड़ा और विंग को अपने करीब खींच लिया और उसने विंग को पैशनेटली किस किया। किस करते हुए वांग जी का वो पैशन विंग महसूस कर पा रहा था, जैसे कि वांग जी विंग को समझाना चाहता है कि वो विंग के पास लौट कर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड में जब वांग जी विंग को छोड़ता है तो वांग जी विंग के लिप्स पर बाइट भी करता है और फिर वांग जी विंग से अलग होता है और कहता है, मैं वापस आऊँगा, वादा करता हूँ, मैं खुद को मरने नहीं दूँगा। मुझे तुम्हारे पास आना है और तुम्हारे साथ अपना लाइफ जीना है। विंग ने वांग जी के चेस्ट पर एक बार फिर से अपना सर रख दिया था। वांग जी ने विंग को और अपने आप को कंबल से अच्छे से ढक लिया और वो दोनों अपने आँखों को बंद करके सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा लैन क्लैन इकट्ठा हो गया था। कबीले से दूर जिस गांव में लैंस ओमेगास रहते हैं, उस गांव से सारे लैंड ओमेगास भी आ गए थे। वो सभी अपने बच्चों को अलविदा कहने आए थे। सभी अपने बच्चों से मिल रहे थे, अपने बेटे से मिल रहे थे। और लैन कुरैन जो कि चुपचाप खड़े थे। वांग जी अपने अंकल के पास खड़ा होकर देख रहा था। शिचंगा और विंग जो कि सबको रोते हुए देखकर ना बहुत ही इमोशनल हो गए थे। उनके आंखों में आंसू थे, बट अंकल और वांग जी का एक्सप्रेशन एकदम सेम था। कुछ देर बाद अंकल ने कहा, अब सबका निकलने का वक्त हो गया है। जैसे ही अंकल ने ये कहा ना, विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने भी विंग की तरफ देखा और वांग जी एक कदम विंग के करीब गया और विंग को हग कर लिया और बोला, अपना ध्यान रखना और अगर मुमकिन हुआ तो मैं तुम्हें लेटर्स भेजता रहूँगा। विंग ने ये सुना और अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग जो कि अभी तक दूसरे लोगों को रोते हुए देखकर इमोशनल हो रहा था ना, बट वो अभी अपने आंसुओं को पोंछ कर एकदम एक स्माइल के साथ वांग जी को अलविदा कह रहा था। वो वांग जी को बिल्कुल भी आंसुओं के साथ अलविदा नहीं कहना चाहता था, इसलिए विंग के चेहरे पर एक स्माइल था और वो वांग जी को बाय कर रहा था, अपने हाथों को वेव कर रहा था वांग जी की तरफ। विंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था। वो एकदम मेन गेट पर थे। अंकल, विंग, शिचंगा मेन गेट पर थे और सारे जो सैनिक है ना, वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लग गए थे। सभी घोड़े पर थे और सभी एक एक करके निकल रहे थे। सबसे पहले वांग जी निकला, क्योंकि वो सेनापति है तो वो सबसे पहले निकल गया था और उसके पीछे पीछे बाकी जो सेना है वो एक एक करके निकलने लग गए थे। विंग सबको जाते हुए देख रहा था। जब तक सब एकदम विंग के आंखों से उजल नहीं हुआ ना, तब तक विंग ने अपने आंसुओं को बहुत मुश्किलों से कंट्रोल करके रखा था। जैसे ही सब चले गए, विंग बैठ गया था नीचे। वो बैठ गया था और वो रोने लग गया था। अपने फेस को अपने दोनों घुटनों पे छुपा कर वो रो रहा था। अंकल विंग को ऐसे देखते हैं। वो प्रिटेंड तो कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो ठीक है, बट उनको भी पता है कि वांग जी कहाँ पर गया है, किससे लड़ने गया है।
अगर वांग जी किसी नॉर्मल क्लाइंट से लड़ाई करने जाता तो ये अंकल के लिए बिल्कुल भी टेंशन का बात नहीं होता, लेकिन वांग जी ये लोहा के खिलाफ खड़ा होने जा रहा है। इन लोहा के सामने अंकल तो दूर की बात है, महागुरु लैन ये भी टिक नहीं पाई थी। तो डर लगना बहुत ही नॉर्मल बात है। अंकल जो कि खुद को संभाले हुए थे, उन्हें पता है अगर वो अभी अपने आप को नहीं संभालेंगे तो विंग को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बट वो शॉक्ड हो गए थे जब उन्होंने देखा कि विंग स्माइल के साथ वांग जी को अलविदा कह रहा है। तब वो शॉक्ड हो गए थे और विंग को देख रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा। वांग जी के आंखों से उजल होने के बाद ही विंग रोना स्टार्ट कर दिया था। शिचनगा विंग के पास बैठ गए थे और उन्होंने विंग को साइड हक कर लिया था और वो विंग को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। अंकल बहुत देर तक वहाँ पर चुपचाप खड़े थे, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। वो खुद को समझा रहे थे कि शांत हो जाओ, अगर तुम टूट जाओगे, अगर तुम दुखी हो जाओगे, अगर तुम्हारे चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन आया कि तुम दुखी हो और तुम डरे हुए हो, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आया तो तुम्हारे क्लैन को कौन संभालेगा? इस क्लैन से कितने लोगों के बच्चे गए हैं, वो लोग कैसे रहेंगे? वो तो और भी ज़्यादा टेंशन करेंगे। इसलिए अंकल खुद को समझा रहे थे कि तुम शांत रहो। शिचनगा विंग को बहुत देर तक चुप कराने की कोशिश करते हैं और विंग धीरे धीरे चुप हो भी गया था। विंग के चुप होने के बाद शिचनगा धीरे से विंग को उठाते हैं। विंग जो कि हाँप रहा था क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और उसने बहुत देर तक रोया ना, तो वो हाँप रहा था। अंकल ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला चलो अंदर चलो। ये बोलकर अंकल और शिचनगा विंग को अंदर कबीले के अंदर लेकर आने लग गए थे। विंग कबीले के अंदर जा तो रहा था, लेकिन वो बार बार मुड़ के पीछे देख रहा था। कबीले के गेट की तरफ वो देख रहा था जो धीरे धीरे खाली हो रहा था। जो ओमेगास आए थे अपने बच्चों को अलविदा करने के लिए, वो भी धीरे धीरे जाने लग गए थे। कबीले का गेट अब पूरा सुनसान होने वाला था। हाँ, वहाँ पर गार्ड्स ऑब्वियसली रहेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें शाम का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग चुपचाप जिंगशी में बैठा हुआ था। तियान तियान, माओ माओ और लिटिल एप्पल वो तीनों विंग के इर्द गिर्द घूम रहे थे और विंग को अपने साथ खेलने के लिए खींच रहे थे, लेकिन विंग चुपचाप बैठा हुआ था। उसका मन नहीं लग रहा था। पूरा दिन उसने कैसे बिताया उसे ही पता है। ये एक दिन उसे सदियों जैसा लग रहा था। उसे लग रहा था पता नहीं कितने सदियाँ बीत गया है उसे अपने हस्बैंड को देखे हुए, अपने लंजा को देखे हुए। लेकिन हंसी की बात तो ये है, बस एक ही दिन हुआ है। विंग सोच नहीं पा रहा था कि वो कैसे लंजा को छोड़कर इतने दिनों तक रहेगा, और अगर लंजा को चोट लग गया तो। विंग बहुत ही ज़्यादा उदास था और उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग बार बार अपने आंसू को वैप कर रहा था। तभी किसी ने जिंगशी के मेन डोर पर नॉक किया, जो विंग के कानों में आया। विंग को लगा कि कोई सर्वेंट होगा। कुछ देर विंग ने इग्नोर किया, लेकिन जब मेन गेट को खोलने का आवाज़ हुआ तब जाके विंग बाहर आया। जिंगशी के अंदर वाला जो गेट है ना, वो खोलकर वो बाहर आया। उसने देखा कि अंकल और शिचनगा थे। अंकल और शिचनगा विंग को देखते हैं और कहते हैं, आशियन, तुमने कुछ खाया? तुम कबीले में क्यों नहीं आ रहे हो? वांग जी के जाने के बाद कुछ देर विंग कबीले में रहा था। उसके बाद ही वो जिंगशी में आ गया था। लंच टाइम में और फिर इवनिंग के टाइम में भी कुछ डिसिपल्स को विंग को बुलाने के लिए भेज दिया गया था कि विंग को कबीले में लाया जाए। अभी विंग वांग जी के बिना जिंगशी में अकेला कैसे रहेगा? और शिचनगा भी तो पूरा दिन उस तरफ नहीं आ पाते हैं ना, वो रात को ही आते हैं और सुबह विंग के उठने से पहले ही चले जाते हैं, तो विंग अकेला हो जाएगा। इसलिए अंकल चाह रहे थे कि विंग जितने दिन वांग जी वापस नहीं आता उतने दिन विंग कबीले के अंदर ही रहे और अंकल के जो क्वार्टर है ना वहाँ पर रहे। अंकल का क्वार्टर बड़ा है और वहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल है, तो अंकल चाहते थे कि विंग उन रूम्स में रहे और अंकल के साथ रहे, जिससे विंग को अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन विंग गया ही नहीं, इसीलिए अंकल और शिचनगा अब विंग से मिलने के लिए आ गए थे। शिचनगा और अंकल को देखकर विंग ने वो किया और अंदर बुलाया। फिर विंग उनके लिए टी प्रिपेयर करने लग गया था। शिचनगा ने कहा, रुको, मैं कर देता हूँ, तुम बैठो। अंकल जो कि शिचनगा के टी प्रिपेयर करने के बाद टी को पीते हुए कहते हैं, विंग, अभी तुम कबीले में मेरे साथ रहो।
यहाँ पर रहने का ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन शिचन बिजी रहता है, तो तुम यहाँ पर एकदम ही अकेला पड़ जाओगे। तुम मेरे साथ कबीले में चलो, जब तक वांगजी वापस नहीं आता तब तक तुम मेरे साथ कबीले में ही रहोगे। यह सुनकर विंग ने कुछ देर अंकल की तरफ देखा, फिर उसने अपने सर को झुका लिया और बोला, फादर, मुझे कबीले में नहीं रहना है। जिंगशी लंजा का प्लेस है, मतलब मेरा भी। यहाँ पर रह के मुझे लंजा का होने का एहसास होगा, तो मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, मैं उदास हूँ लंजा के जाने की वजह से, लेकिन मैं खुद का ध्यान रख लूँगा। अंकल ने कहा, विंग, वांगजी को आने में बहुत दिन लग जाएंगे, महीनों लग जाएंगे, सालों लग सकते हैं। तब तक तुम अकेले कैसे यहाँ पर रहोगे? तुम्हारा तबीयत भी खराब हो जाएगा अगर तुम पूरा दिन वांगजी के बारे में सोचते रहोगे। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं अंकल, मैं खुद का ध्यान रखूँगा। अंकल ने ये सुना और कहा, ठीक है। फिर अंकल ने कहा, तो फिर हम दोनों भी यहाँ पर आते रहेंगे। हम सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर यहीं पर जिंगशी में करेंगे। और तुम्हें इंतज़ाम करना होगा, इससे तुम बिज़ी रहोगे, और ये तुम्हारा काम है और मेरा ऑर्डर भी। अंकल की बातों को सुनकर विंग ने स्माइल किया और बोला, ठीक है, हम साथ में लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करेंगे। विंग ने कहा, लेकिन फादर, आज तो मैंने डिनर प्रिपेयर ही नहीं किया। अंकल ने कहा, मुझे पता था, इसीलिए तो हम जल्दी आ गए। चलो हम तीनों मिलकर आज डिनर बनाते हैं। ये जैसे ही अंकल ने कहा ना, शिजनगा अंकल की तरफ देखने लग गए थे। अंकल को शायद वो फर्स्ट टाइम डिनर बनाते हुए देखेंगे, और ये सोचते ही शिजनगा के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। फिर वो तीनों मिलकर किचन में गए और डिनर प्रिपेयर करना शुरू किया। अंकल, जो कि अपनी लाइफ में कभी भी कुकिंग नहीं किया है, शिचनगा जो खुद, हाँ, वो कुक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अंकल ने कभी भी कुकिंग नहीं किया है, तो ये चीज़ उनके लिए एकदम नया था। विंग अंकल को सिखा रहा था कि कैसे सब्जियों को चॉप किया जाता है, कैसे चावल बनाया जाता है। शिचनगा एकदम एक गुड बॉय की तरह विंग का हेल्प कर रहे थे, बट अंकल जो कि कुछ ना कुछ गलतियां कर ही रहे थे, और विंग अंकल को डांट रहा था और कह रहा था, फादर ऐसे नहीं, मैंने अभी तो आपको सिखाया कि सब्जियों को कैसे चॉप किया जाता है। फादर, चावल को ऐसे मत धोइए, सारे चावल तो गिर जाएंगे। फादर, आग को ऐसे मत जलाइए, ये जलेगा नहीं, इसमें धुआं होगा, फिर खाने का टेस्ट एकदम बिगड़ जाएगा। ये कह रहा था विंग और डांट रहा था। अंकल डांट खा रहे थे और शिचनगा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ का माहौल बहुत ही लाइट हो गया था। विंग का दिल भी हल्का हो गया था, और वो अभी वांगजी के बारे में उतना सोच नहीं रहा था। वो दुखी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभी अंकल और शिचनगा की तरफ था। दूसरी तरफ वांगजी, जो कि येलिंग जाके पहुंच चुका था, शाम अंधेरा होने से पहले ही वो येलिंग पहुंच चुका था। उसी वक्त दो क्लैन भी पहुंचे थे। जो निये क्लैन के कुछ सैनिक थे, निये मिंजू पहले से ही वहीं पर थे, बट निये क्लैन के सैनिक जो वांगजी के साथ जाके पहुंचे थे, और जियांग सेक्ट भी वांगजी के साथ जाके पहुंचे थे। जियांग चेंग और जियांग डिसिपल्स जो सैनिक थे वो पहुंचे थे। वहाँ पर बाकी क्लैंस के डिसिपल्स भी थे। वहीं पर सब अब इकट्ठा हो गया था। वहाँ पर निये मिंजू, वांगजी, जियांग चैंग, वन रूहान का छोटा बेटा वन शू, क्योंकि वन चाओ को बिल्कुल भी यहाँ पर आना मना था। वन चाओ कुछ गलत ही करेगा, और वो उतना अच्छा कल्टीवेटर भी नहीं था। वो बस अपना रौब झाड़ते रहता था कि वो एक राजा का बेटा है, यही उसके पास पावर था और कुछ नहीं। वन शू यहाँ पर था, साथ में जिन जुशून और जिन जुशान भी अपने सेना को लेकर पहुँच गए थे। सारे राजकुमारों को इकट्ठा करने के बाद अब ये डिसाइड करने का बारी था कि कौन सेनापति बनेगा। मेजॉरिटी जो था ना, वांगजी, जियांग चैंग और जिन जिशुआन और बाकी जो छोटे छोटे क्लैंस के राजकुमार गए थे, वो लोग सभी ने निये मिंजू को अपना सेनापति बनाने का डिसाइड कर लिया था, और सभी ने ये प्रस्ताव भी रखा कि निये मिंजू उनका सेनापति बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ वनशु और जिन जिशुन ये दोनों सेनापति बनना चाहते थे, लेकिन मेजॉरिटी तो निये मिंजू के पास था ना, तो वही बने सेनापति।
और उनको बनाने का कारण यही है कि वो यहाँ पर बहुत टाइम से है। जब सारे जो क्लैन लीडर्स हैं, अंकल कुरैन और सारे जो क्लैन लीडर्स हैं, क्लैन के एल्डर्स हैं, वो जब आए थे तब भी नियो मिंजू यहाँ पर थे। और यहाँ पर जब कोई क्लैन नहीं था तब भी वो अकेला यहाँ पर खड़े थे। तो वही सेनापति बनने के सबसे ज़्यादा हकदार है, इसीलिए उनको बनाया गया है। और ये वंशु और जिन जुशुन, ये दोनों तो मतलब ठीक ठाक ही है कल्टीवेटर, और ये सेनापति बनने की सोच रहे हैं। खैर, नियो मिंजू को सेनापति बनाने के बाद ये डिसाइड करना शुरू हो गया था कि आगे क्या करना है। अब वो क्या करे। नियो मिंजू ने यह कहा कि सबसे पहले यहाँ के आसपास के गांव से लोगों को हटाना चाहिए। जो लोग यहाँ से हटना नहीं चाहते उनको हटाने की कोशिश नियो मिंजू बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि वो यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो अगर मरना हुआ तो वो यहीं पर मरेंगे। वो सुन नहीं रहे हैं, तो उनको समझाकर यहाँ से दूर किसी क्लैन में भेजना होगा। नियो मिंजू ने कहा कि निये क्लैन और जियांग क्लैन में इन लोगों को अगर भेज दिया जाए तो ये लोग सेफ रहेंगे। जियांग चैंग भी इस बात से एग्री हो गया। तो इनका प्लान यही हुआ कि कल दफनटेली के आसपास जितने भी गांव हैं उनको खाली कर दिया जाएगा, और ये काम वही लोग करेंगे। टेंट तैयार कर लिया गया था। इन एक हफ्ते में ना नियो मिंजू ने सब कुछ तैयारी ऑलरेडी कर लिया था। यहाँ पर जो लोग आएंगे वो कहाँ पर रहेंगे, तो सबके लिए टेंट लगा दिया गया था। तो सब आराम करते हैं। रात का जो डिनर है वो करने के बाद सभी आराम करने लगते हैं। सुबह उठकर सभी प्लान के मुताबिक ही काम करते हैं। सारे राजकुमार अपने अपने कुछ डिसिपल्स को लेकर चले गए थे अलग अलग दिशाओं में। जो गांव है पूरे दफनटेली को घेर कर बहुत सारे छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, तो उन गांव को खाली करना होगा। वांग जी, जियांग चैंग और जिन जुशान वो एक तरफ गए थे, और दूसरी तरफ वन शू, जिन जिशुन और मो शुआनु गया था। और अलग अलग तरफ और भी राजकुमार जो आए हुए थे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से, वो गए थे। वांग जी, जियांग चैंग और जिन जिशुआन ये तो गांव वालों को समझा रहे थे, और समझा बुझाकर जियांग सेक्ट या फिर निये सेक्ट भेज रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वेनशु और जो जिन जिशुन है ना, ये दोनों तो अपना पूरा जोर आजमा रहे थे। मो शानू जो कि एक छोटे से क्लैन का राजकुमार था, तो उसके बाद तो ये लोग सुन नहीं रहे थे, और वो दोनों बस अपना जोर आजमा रहे थे और लोगों को ज़बरदस्ती, मतलब कुछ समझाना नहीं, कुछ नहीं, प्यार से कुछ बोलना नहीं, ज़बरदस्ती भेज रहे थे। लेकिन उन्होंने भी अपना काम किया, ज़बरदस्ती ही सही, उन्होंने भी अपना काम किया। ऑलमोस्ट सारे गाँव को, जितने भी आसपास के गाँव हैं ना, मतलब दफनटेली के आसपास ऑलमोस्ट 6 से 7 गांव थे, उनको खाली कर दिया गया था। जो नहीं मान रहे थे, जो कह रहे थे कि ये तो हमारा जगह है, हमें यहाँ से क्यों जाए, अगर मरना है तो यहीं पर मरेंगे, उनको ज़बरदस्ती ही अपने घरों से निकाल कर ले जाया जा रहा था। क्योंकि अभी वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब मौत आएगा तब उनको पता चलेगा कि क्या है, तो उससे पहले ही उनको वहाँ से ले जाया गया था। इसी दौरान वांग जी, जियांग चैंग और जिन जिशुआन एक गांव में जाके पहुंचे, जो गांव अजीब था इसलिए क्योंकि इस गांव में सारे लोग ही वैद्य थे, सारे लोग जो मेडिसिन्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। और जिन जिशुआन ने ये सजेस्ट किया कि इन गांव वालों को वो अपने साथ रख सकते हैं। अगर ये गांव वाले उनके साथ रहेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे, और साथ में यहाँ पर जितने भी सैनिक और जितना भी सेना जो है ना, वो चोट लगेंगे उन्हें अगर कोई परेशानी हो तो वैद्य होना अच्छा होता है ना। और ये लोग यहाँ के बारे में अच्छी तरीके से जानते भी हैं, क्योंकि ये वैद्य है, यहाँ वहाँ औषधि और जड़ी बूटियों के लिए घूमते रहते हैं, तो इनसे अच्छा खासा जानकारी भी हमें मिल जाएगा। वांग जी और जियांग चंग भी जिन जिशुआन की बातों को सुनकर एग्री हो गए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस कबीले का जो मुखिया था वो एक लड़की थी, जो एक ओमेगा थी, और वो अनमार्क्ड ओमेगा थी। तो वांग जी ने कहा, ये एक अनमार्क्ड ओमेगा है और वहाँ पर सारे अल्फाज हैं, हम किसी ओमेगा का ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे। तो उस लड़की ने कहा, राजकुमार माफ़ कीजिएगा, हाँ मैं अनमार्क्ड ओमेगा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं खुद को प्रोटेक्ट करना जानता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने तलवार को बाहर निकाला। वांग जी, जियांग चैंग और जिन जिशुआन ये तीनों ही महसूस कर पा रहे थे कि ये ओमेगा एक कल्टीवेटर है, और इसका जो कॉन्फिडेंस है ये भी अच्छा है, तो ये खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगी। इसीलिए
उन्होंने और कुछ कहा नहीं, वो बस उस गुट को लेकर वहाँ पर आ गए थे। वो गुट ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसमें बस 15 से 20 लोग थे और सभी उम्र हो गया था सभी का। बस 2 ही थे, वो लड़की और उसका जो ब्रदर है वही यंग थे और बाकी सारे बुजुर्ग थे और एक बच्चा था। उस बच्चे के साथ उसकी मदर भी थी, इसलिए उस बच्चे का सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उसकी मदर और उस बच्चे को जियांग सेक्ट भेज दिया गया था और बाकी का जो गुट है उसे उस टेंट एरिया में लाया गया था और उनको उनका टेंट दिखा दिया गया था। वो लोग वहीं पर रहने वाले थे और जो ज़ख्मी लोग हैं उनका देखभाल करने वाले थे। वांगजी और बाकी लोगों को ये पता चला उन लोगों को टेंट में लाने के बाद कि ये वेंस है, लेकिन हाँ, इनका रिश्ता वैन क्लैन से नहीं है। इन्होंने वैन क्लैन को बहुत पहले ही छोड़ दिया है और वो जो लड़की है वो वैन चाओ का कज़न सिस्टर है। उस ओमेगा का नाम वैन चिंग है और उसका जो ब्रदर है वो एक बीटा है, वैन निंग। यही वांगजी को पता चला था, बट वो क्या ही करे। वो एक लेटर लिखता है अंकल के लिए और वीन के लिए भी एक लेटर लिख के भेज देता है रात को, और फिर वो डिनर करके सो गया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लगा। बाय बाय, कल मिलते हैं।